हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा आपके लिए एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ, जिसका नाम है आईसीयू बेड नंबर 7। तो बेसिकली यह एक मॉडर्न एरा बेस्ड स्टोरी होने वाली है। इसमें टॉप हमारा लानवांगजी है और जो बॉटम है वो विविशियन है। स्टोरी लाइन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक वन शॉट है। तो यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले अब स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है शंघाई के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू रूम को दिखाकर, आईसीयू का जो डिपार्टमेंट है उसको दिखाकर। आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, मीन्स जहाँ पे वो पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा लगता है मानो वह किसी की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मीन्स पेशेंट की जान को। तो हम देखते हैं कि एक पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की पूरी टीम अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के रखा है उन्होंने। एक के बाद एक सीपीआर दिए जा रहे हैं। सीपीआर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इट मीन्स कि जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आता है तो वो लोग चेस्ट के ऊपर जो कंप्रेशंस देते हैं ना, तो उसी को हम मेडिकल टर्म में सीपीआर कहते हैं। तो वो उस पेशेंट को वो लोग कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ पे मेडिसिन भी दिए जा रही है जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर रहा है। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ गूंज रही है। मॉनिटर जो पेशेंट से अटैच है वो कंटिन्यू अलार्म करे जा रहा है। टी 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 की ऐसी आवाज़ आई जा रही है और वो मीन्स कलरफुल लाइट से ब्लिंक कर रहा है। डिस्को वाला कलरफुल लाइट नहीं, जैसे उसमें रेड आ रहे हैं बीच में लाइट, या फिर ऐसा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो उनको ये सब मीन्स पेशेंट की जान को बचाने के लिए जो उनका सीपीआर चला हुआ है, यह सेशन लगभग 3 घंटे से चलता आ रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जो पेशेंट है ये है बेड नंबर 7 पे जो पेशेंट है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। फिर देखते हैं कि जो सीपीआर है वो कंटिन्यू अभी भी चला जा रहा है। सभी स्टाफ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यदि वह अभी फ्लोर पे भी लेट जाए तो थकान के कारण वहीं पे सो जाए। सभी लोग पसीने से तर हो चुके हैं। लोग हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी एक मिरेकल होता है। वैसे वो मिरेकल भी कह सकते हैं या फिर आप यूँ कह लो कि जो उन्होंने 3 घंटे तक बिना रुके कंटिन्यूस सीपीआर दिया है, ये उसी का फल है। देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट दिखने लगती है और जो मॉनिटर है उसका अलार्म बंद हो जाता है और सभी की नज़र मॉनिटर पे जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आईसीयू में क्या होता है कि हम मॉनिटर के जो ये अलार्म वगैरह से है उसी से हम उसकी जो अलार्मिंग सिस्टम है उसी से हम आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है या हालत कैसी है उसकी सब। तो एकदम से लोगों की नज़र मॉनिटर पे जाती है तो वहाँ पेशेंट की हार्ट बीट 0 से 20, 20 से 40, 40 से 45, फिर 45 से 50 में आके स्टेबल हो जाती है। मीन्स अब वह नॉर्मली बीट कर रहा होता है। यह देखकर सभी नर्सिस और डॉक्टर्स की सांस में सांस आती है और सभी लोग के चेहरे पे एक सेटिस्फाई वाला लुक दिखाई पड़ता है और वो लोग अपने अपने फिर पेशेंट्स के पास चले जाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि आईसीयू का ऐसा सीन होता है कि इसमें जैसे मान लो मेरे पास पेशेंट है और यदि मेरा पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बाकी के जो स्टाफ है वो भी अपने पेशेंट्स को मतलब देखते हैं, लेकिन पहले आके वो मेरे पेशेंट्स को स्टेबल करेंगे, उसके बाद वो अपने पेशेंट के पास जाते हैं। मीन्स वहाँ पे टीम वर्क करते हैं और आईसीयू में टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना टीम वर्क के
वहाँ पे काम करना मुश्किल है। काम अगर नहीं हो पाएगा ढंग से तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को फिर बचा पाना भी मुश्किल है। अब मैं स्टोरी में आती हूँ। तो सभी लोग अपने पेशेंट साइड में जा चुके हैं। वहाँ पे बस एक असाइन नर्स बचा हुआ है, तो वह पेशेंट साइड का काम में बिज़ी है। इतने में डॉक्टर आते हैं और वो जो आईसीयू चार्ट है उसमें कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह असाइन जो नर्स है वहाँ पे आता है और वह जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है वो उन मेडिसिन को लोड करता है। फिर एक एक करके पेशेंट को लगाने लगता है। फिर वह अपना सारा पेशेंट साइड नीट एंड क्लीन कर देता है। फिर आकर वह फाइल वर्क करने ही वाला होता है कि अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, विंग। तो आपको पता ही चल गया होगा ये हमारा जो नर्स है, मेल नर्स, ये और कोई नहीं, हमारा सेकंड लीड विभूषण है। और ये अभी नाइट शिफ्ट चल रही है और नाइट शिफ्ट का ये टीएल है। टीएल मीन टीम लीडर, जो कि हर डिपार्टमेंट में होता है, तो टीम लीडर है वो। तो मैं बता देती हूँ कि जो है विंग वो चाइना के टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उनमें से जो सेकंड नंबर पे आती है यानी कि वी कंपनी, उसका वन एंड ओनली हायर है, मीन्स वी चांगसे का इकलौता बेटा। तो ये हॉस्पिटल भी उन्हीं के अंडर में है, परंतु ये हुआ था कि जो ये विंग है, विंग को अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि वह विंग अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका गया था, तो उसने वहीं से अपनी जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर बिज़नेस स्टडीज़, तो उसने जो भी अपनी ट्रेनिंग्स है वो वहीं पे की है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उसने जो हॉस्पिटल में जो बेसिक काम होते हैं, इंजेक्शन लगाना, ब्लड सैंपलिंग लेना, ये सब उसने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें मेल नर्स क्यों बना है। तो मैं बता दूं कि जब विंग जो है अमेरिका से आ चुका होता है, तो एक अपने घर चाइना में आ चुका था, तो एक बार वो मॉल जा रहा होता है। तो मॉल जाते टाइम उसका अचानक से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद उसे जो उनके ही हॉस्पिटल है वहाँ के वीवीआईपी रूम में रखा जाता है। तो उसको एक्सीडेंट मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, बट स्टिल उसको फ्रैक्चर्स आए होते हैं। तो फ्रैक्चर आने के कारण वह हॉस्पिटल में होता है। तो उसकी जो केयर टेकर होती है या नर्स बोलो उसको, वो वेंचिंग है इसमें। तो वो देखता है कि जो वेंचिंग है वो बहुत ही दया तो नहीं बोल सकते, मीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट की केयर करती है। तो विंग को ऐसा लगता है कि शायद वो रिच है, उसके पास पैसे हैं, तो विंग ऐसे केयर करती होनी। तो मैक्सिमम लोगों का यही मानना होता है कि जो नर्सिस हो या डॉक्टर्स, वो पैसे के लिए मतलब पेशेंट केयर करते हैं। तो विंग का भी ऐसा ही मानना था। तो ऐसे करते करते विंग को हॉस्पिटल में 10 दिन हो जाते हैं। तो और उसका जो ये प्लास्टर है वो तकरीबन 1 महीने तक रहना था। तो विंग को भी हॉस्पिटल में 1 मंथ रहना था। तो 10 दिन बाद वो काफ़ी बोर हो जाता है वहाँ पे। तो फिर वह डॉक्टर से कह के और अपने हॉस्पिटल को देखने निकल जाता है। वह एक वार्ड के सामने, मीन्स जनरल वार्ड के सामने से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र जाती है वैनकिंग पर, सॉरी वेंचिंग या वैनकिंग जो भी कह लो, उस पर जाती है। तो वो देखता है कि वैनकिंग या फिर बाकी नर्सेस सेम वैसी ही जैसे वो विंग के साथ ट्रीट करती है, जनरल वार्ड के पेशेंट के साथ भी वह वैसे ही पेश आ रही हैं। तो विंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या ये जो वो देख रहा है वो सच है। उसके कहने का मतलब कि क्या मतलब जो नर्सिस है वो पेशेंट को उनके पैसों के अकॉर्डिंग नहीं देखती क्या? मतलब पेशेंट चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस से हो, वो उनको सेम केयर देती है। यह सोचता हुआ थोड़ा सा वार्ड के अंदर जाता है। तो विंग देखता है कि जो वैनचिंग है वो किसी एक लड़के की केयर कर रही है। वो लड़का भी सेम विंग के ही एज का है, लेकिन वो बेड रिडन है, मीन्स चल फिर नहीं सकता। तो विंग उसकी अच्छे से जो वैनकिंग है अच्छे से उसका फेस क्लीन करती है, उसको अच्छे से
मीन्स खाना वगैरह खिला के क्लीन करके अच्छे से लेटा के फिर वहाँ से जाने लगती है। विंग बाहर आ जाता है और फिर वह अपने रूम वापस चला जाता है। विंग रूम में काफ़ी कुछ सोचता है। उसके बाद वह दोबारा अपने रूम से बाहर आता है और बाकी के फ्लोर्स में सेम वही जनरल वार्ड चेक करने लगता है। तो वो दोबारा हैरान हो जाता है क्योंकि सभी वार्ड्स में यही चल रहा था कि सेम वही, मतलब डॉक्टर तो आ रहे हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ फाइल में लिख के पेशेंट से मुश्किल से 1 या 2 मिनट बात करके अपने काम में निकल जा रहे हैं। लेकिन नर्सिस वहाँ पे 24/7 बैठी है। वो पेशेंट से बातें करती है, हंस हंस के बातें कर रही है, उनके दुख सुख को जान रही है, उनको वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रही है, इमोशनल सपोर्ट दे रही है, सब कुछ जो कि शायद एक फैमिली मेम्बर ही कर पाते हैं, या फिर कई बार तो शायद फैमिली मेम्बर भी ये सब नहीं कर पाते हैं। तो विंग ये देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। फिर वह दोबारा अपने रूम में आके बैठ जाता है। तब वह नी हुईसेंग से क्वेश्चन करता है, हुईसेंग तुम्हें क्या लगता है ये नर्सेज हमारी इतनी सेवा क्यों करते हैं? तो नी हुईसेंग कहता है, विंग ऑफ कोर्स पैसे के लिए, अगर पैसे नहीं मिलते तो कौन काम करता है? तो विंग कहता है, अच्छा तो हुईसेंग मैं तुम्हें जितनी अभी सैलरी दे रहा हूँ उससे डबल दूंगा, तो क्या तुम मेरी पूरी ज़िंदगी भर जैसे ये नर्सेज सेवा करती हैं वैसे कर पाओगे? नी हुईसेंग कहता है, नहीं विंग तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो विंग कहता है कि हुईसेंग पैसों से हम, यदि पैसों के लिए हम काम करते तो हम बस उस चीज़ को करने की फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, लेकिन उसे दिल से नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे जितनी भी नर्सेज हैं वो जो भी काम कर रही है वो अपने दिल से कर रही है, एक फॉर्मेलिटी के लिए या फिर एक ड्यूटी समझ के नहीं कर रही। वे एक अपनेपन की भावना से और एक फैमिली मेम्बर की तरह हमारी केयर कर रहे हैं। ने हुईसेंग विंग की बातों को समझ रहा है। विंग और लानवांग जी नहीं, नी हुईसेंग की बातें चल ही रही होती है कि तभी वैनकिंग दरवाजे पे नॉक करती है और अंदर आने लगती है। दूर से ही साफ देखा जा रहा है कि उसके चेहरे पे मीन्स कि उसको एक किसी तरीके से पेन है। पेन मीन्स फिजिकल पेन नहीं, इमोशनल पेन है। लेकिन जैसे ही वह विंग के पास आती है उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है और वह स्माइल करते हुए विंग को कहती है, गुड मॉर्निंग विंग, कैसे हो? दवाई ले रहे हो तुम टाइम पे? यह कहकर वो विंग से बातें करती है। विंग सर हिलाकर हाँ कह देता है। तो वैनकिंग उसे कहती है कि कल मेरा ऑफ है तो कल मैं नहीं आ पाऊँगी और हो सकता है शायद तुम्हें 15 दिन पहले यानी कि कल ही छुट्टी मिल सकती है। तो जो तुम्हारी असाइन नर्स होगी कल वो तुम्हें सारी मेडिसिन समझा देगी। यदि फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझे मेरे नंबर पे जो आई थिंक तुम्हारे पास है उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं बता दूँगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो विंग को प्यार भरी आंखों से देखती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी विंग उससे रोकता है और कहता है, वैनकिंग। वैनकिंग पीछे मुड़ती है तो वो कहती है, हाँ विंग क्या हुआ? तो विंग पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो वैनकिंग कहती है, हाँ ज़रूर पूछो। तो विंग पूछता है कि तुम सभी पेशेंट्स को एक जैसा ट्रीट करती हो, मीन्स चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लूला लंगड़ा चाहे नॉर्मल, ये कैसे? तो जो वैनकिंग है वो कहती है, विंग हम पेशेंट्स को पेशेंट की तरह ना देखकर हम एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देखते हैं। मीन्स कि लोगों को लगता है कि जो है नर्सिस पैसों के लिए काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पैसे के लिए काम करना होता तो मैं बस आती, तुमसे तुम्हारे मेडिसिन या कुछ से उससे रिलेटेड बातें करके सीधा निकल जाती। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम अपने मेडिसिन ले रहे हो नहीं ले रहे हो कुछ। तो यह है कि जब भी हम पेशेंट की केयर करते हैं तो हम उसे एक अपने भावने
अपनापन के उसको देखते हुए करते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये कोई दूसरा है या पराया है। सॉरी विंग, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, बट ये है कि हम पेशेंट केयर कभी भी पैसे या उसके फाइनेंशियल स्टेटस या उसके कोई भी सोशल बैकग्राउंड या किसी भी तरह का स्टेटस देकर नहीं करते। हम तो बस एक इंसानियत के नाते करते हैं। यह कहकर वैन किंग स्माइल करती है, फिर जाने लगती है। विंग पर वैन किंग की बातों का बहुत असर होता है। तो ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन विंग को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो विंग घर जाकर अपने कमरे में बैठा होता है। तभी ये क्या बोलते हैं, वी चांग से और कांग से सरन आते हैं। तो कांग से सरन विंग को माथे पे किस करती है और कहती है, उठ गए बेटा। विंग स्माइल करते हुए हाँ मदर कहता है। वी चांग से विंग को कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास अब तुम थोड़े दिन रेस्ट करो, उसके बाद से तुम्हें जो हमारा हॉस्पिटैलिटी वाले कम है उस डिपार्टमेंट को संभालना है। हॉस्पिटैलिटी या फिर हॉस्पिटल, उसको संभालना है। चॉइस तुम्हारी है। विंग कहता है, फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वी चांग से कहते हैं, कहो बेटा। तो विंग उसे बताते हैं कि वह 2 साल के लिए नर्स की नौकरी करना चाहता है। पहले तो मैडम ये जो है वी और वी चांग से हैरान हो जाते हैं। वह पूछते हैं क्यों। तो विंग बताता है कि वह दिल से लोगों की सेवा करना चाहता है, जिसके लिए वी चांग से कहते हैं कि तुम अनाथ आश्रम खोल सकते हो। तो विंग कहता है कि अनाथ आश्रम खोल के मैं उनकी सेवा खुद नहीं कर पाऊँगा, जितना कि मैं एक नर्स बनकर पेशेंट की केयर खुद कर सकता हूँ। मीन्स तो वी चांग से और जो कांग से सरन है विंग के इस डिसीज़न से खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मीन्स चलो विंग थोड़ा सा मीन्स समझदार है और फालतू की चीज़ में ना लगे, कम से कम इंसानियत वाले कामों में विश्वास रख रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है। वी चांग से कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है। तुम इन 2 सालों में जितनी चाहे उतनी सेवा कर सकते हो, लेकिन 2 साल पूरे होते ही तुम्हें अपना डिसीजन लेना है, या तो हॉस्पिटल वाले में या फिर हॉस्पिटैलिटी में जो होटल लाइन वगैरह होते हैं उनमें, उन दोनों में से तुम्हें कौन सा संभालना है, क्योंकि मैं 2 चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो विंग स्माइल करके ठीक है पिताजी कह देता है। और फिर जो है वी चांग से अपने ही हॉस्पिटल में, जो शायद उन्हीं का शंघाई में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसी में मीन्स वो वहाँ के जो CEO है उन्होंने अपॉइंट किए हैं, या फिर MD कह लो, उनको कहकर विंग को वहाँ पे ICU में एज अ मेल नर्स असाइन कर देता है। लेकिन विंग ये कहता है कि फादर आपके, मेरे और MD के अलावा और किसी को यह पता नहीं होना चाहिए कि मैं आपका ही बेटा हूँ। वी चांग से ठीक है कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नी हुई संग भी तुम्हारे साथ ICU में ही रहेगा। और वह एक डॉक्टर की मीन्स जो सीनियर रेजिडेंट मीन्स जो सीनियर डॉक्टर की तरह वहाँ पे रहेगा। विंग मान जाता है और ऐसे ही देखते देखते 15 दिन गुजर जाते हैं और जो विंग है वो हॉस्पिटल में एज अ क्या बोलते हैं ये मेल नर्स ज्वाइन हो चुका है। वैसे तो उसको ऑलरेडी ये जो नॉर्मल प्रोसीजर जो है ब्लड निकालना ये सब आता था, तो लेकिन उसको वो 6 महीने तक अच्छे से सीखता है, और तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और हार्ड वर्किंग भी। तो वो काम को जो थोड़े से टफ काम होते हैं ना, तो उनको भी वो इजीली तो नहीं बोलते, मतलब हाँ थोड़ा सा मेहनत लगता है तो वो सीख जाता है। तो ये था हमारे विंग का बैक स्टोरी। तो अब हम वही सीन में वापस आते हैं। डॉक्टर कहता है विंग, तो विंग कहता है यस डॉक्टर। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि जो विंग, ये जो पेशेंट है अननोन, इसका HB बहुत लो है, तो इसे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होगा। तुम जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ है, यानी ब्लड सैम्पलिंग करना, ये सब कुछ ये कर दो और ब्लड रेडी करवा दो। विंग
कहता है ठीक है सर, बट व्हाट अबाउट कंसेंट्स, कंसेंट का क्या? तो डॉक्टर कहता है कि कंसेंट्स की तुम चिंता मत करो, वैसे तो हमें मालूम नहीं कि ये पेशेंट कौन है क्या है, क्योंकि जो लोग इसे यहाँ पे लाए थे वो भी एक फॉरेस्ट गार्ड थे, तो उन्हें यह यीलिंग के जंगलों में ऐसे ही बेजान पड़ा हुआ मिला था। तो वो जो है यीलिंग के छोटे से क्लिनिक में उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करा के डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया था। इसलिए इसके रिलेटिव्स का तो कुछ पता नहीं, तो इसके लिए कंसेंट में हम 2 सीनियर कंसल्टेंट्स और एक रेजिडेंट यानी कि मैं साइन करके इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा देंगे। तो विंग ठीक है कह देता है और अपना काम करना स्टार्ट करता है और डॉक्टर अपने जगह पे जाके बैठ जाता है। जी हाँ, तो मतलब कई बार ऐसे होता है, मतलब स्पेशली जो कई फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे फैसिलिटीज़ होती है कि यदि अगर कोई पेशेंट है उसके रिलेटिव्स ना हो, तो उस वक्त उस टाइम पे क्या होता है कि जो बड़े 2 कंसल्टेंट या फिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके साइन पे और एक रेजिडेंट के साइन पे हम पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली तब उस कंडीशन में जब पेशेंट जो है अपनी लाइफ और मौत के बीच में खड़ा हो। ठीक है। और एक और बात, इस पेशेंट का नाम अननोन इसलिए है क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है, मीन्स ना उसका कहाँ से है क्या क्या नहीं है, तो हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको हम अननोन नाम रखते हैं। ठीक है, अब स्टोरी में आते हैं। विंग काम कर रहा होता है कि तभी न्यू संग उसके पास आता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो? तब विंग उसे बताता है कि उसे ब्लड सैंपल लेना है ताकि इसको ब्लड ट्रांसफर किया जा सके। फिर न्यू संग कहता है वी तुम्हें क्या लगता है, क्या इसे किसी ने मारने की कोशिश की होगी या फिर ये खुद सुसाइड के पर्पज से वहाँ पे गया होगा? विंग कहता है देख के तो नहीं लगता कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो सुसाइड करने की कोशिश करता तो कहीं से छलांग लगाता या फिर कुछ और भी कर सकता था, ना कि वो जंगलों में जाके बैठ जाता या फिर ऐसा करता। न्यू सेंग कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर उसके बाद न्यू सेंग वहाँ से चला जाता है और वी जो नर्सिंग स्टेशन होता है, नर्सिंग स्टेशन मीन्स जो नर्सिस जहाँ पे बैठते हैं एरिया होता है एक, तो वहाँ से कुछ ब्लड सैंपल्स के लिए वाइल ले जाता है, अपने साथ एक सिरिंज और कॉटन स्वैब ले जाता है। उससे पहले वो हैंड वॉश कर लेता है। उसके बाद वह जाके अच्छे तरीके से एक टॉर्निकेट यानी कि वेन को अच्छे से प्रोमिनेंट करने के लिए टॉर्निकेट मीन्स जो कुछ बांधता है ताकि वेन्स अच्छे से प्रोमिनेंट हो सके, और उसके बाद उसको अच्छे से स्पिरिट स्वैब से क्लीन करने के बाद वहाँ से ब्लड निकालता है और उसे प्रॉपर, हाँ दोस्तों इसी बीच वो टॉर्निकेट निकाल देता है। फिर वो प्रॉपर लेबलिंग करता है उसमें कि पेशेंट का नाम तो वही अननोन करके और हॉस्पिटल का नंबर सब डाल के उसको वह वार्ड बॉय के हाथों में भिजवा देता है। और फिर थोड़ी देर आके वह पेशेंट के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह देखता है कि जो पेशेंट है उसका पूरा फेस सूजा हुआ है और उसके चेहरे पे कई घावों के निशान हैं। लगता है जैसे कि इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा है, या फिर अगर मारा नहीं होगा तो उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। उसके शरीर पे ऐसे कई घाव हैं और ऐसा कोई बोन नहीं है उसका जो कि फ्रैक्चर ना हुआ हो, लेकिन उसका फेस सूजा हुआ होने के बावजूद भी वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसको देख के ऐसा लगता है मानो कि वह किसी अमीर घराने से ही ताल्लुक़ रखता होगा। उसका चेहरा बहुत ही मासूमी वाला है, मासूमियत से भरा हुआ है, लेकिन चेहरों में एक रूड सा वो फीलिंग भी आ रही, मीन्स थोड़ा सा एरोगेंस होता है ना, तो वैसे वाला फीलिंग भी आ रहा थोड़ा सा। यह सोच ही रहा होता है वो कि तभी उसकी जो है ध्यान एकदम से उसका जो ध्यान है वो टूट जाता है मशीन की आवाज़ से। तो वह देखता है कि जो एक मशीन है उसके सामने रखी हुई वो अलार्म कर रहा है। आई थिंक उसमें जो है मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है,
तो विंग जल्दी जल्दी जाता है और मेडिसिन चेंज करके मशीन को दोबारा रीस्टार्ट कर देता है। फिर वह अपना वही पुराना फाइल वर्क करने लग जाता है। फाइल वर्क मीन्स कि उसने क्या किया वो सब उनको उसमें मेंशन करना होता है। वो करने लग जाता है, लेकिन रह रहकर विंग की आंखें जो है उसी पेशेंट पे आके टिक रही थी। वह दोबारा मन में सोचता है, कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हारे साथ, यह सोचता है। उसके बाद फिर से वो अपने काम में लग जाता है। जब से विंग आया है तब से विंग के दिल में बस लानवांग जी का ही ख्याल आ रहा है, और मतलब उसको देख कर उसको एक अजीब सा फील हो रहा है, जिसको वो खुद समझ नहीं पा रहा है। तभी वह देखता है कि भाई ड्यूटी का टाइम तो ख़त्म होने वाला है, केवल मात्र 1 घंटा रह चुका है। तो वह विंग भागता भागता अपना काम करने लगता है। मीन्स कि उन्हें अपने हैंडओवर मीन्स अपने पेशेंट का हैंडओवर दूसरे को देने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है, तो वह वही चीज़ भागता भागता करने लगता है। वह बेचारा जैसे तैसे काम को ख़त्म करता है। तब तक 1 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता, और नेक्स्ट शिफ्ट वाले आ जाते हैं, यानी कि डे शिफ्ट वाले स्टाफ आ जाते हैं। विंग सीधा जाता है, जो डे शिफ्ट का टीएल है, टीम लीडर, उनके पास जाता है और सभी पेशेंट्स का वो एंडोर्समेंट देता है, कि बारे में बताता है कि पेशेंट कौन नया आया है, उसको क्या चल रहा है, ये सब उनको बताता है। उसके बाद फिर वो बोर्ड में चेक करता है कि जो उसका पेशेंट है वो किसको मिला है। तो वो देखता है कि शायद वो कोई जूनियर स्टाफ है। वो जाता है उसके पास और उसको पेशेंट का पूरा हिस्ट्री देता है कि पेशेंट कब आया, कैसे आया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होना है, उसने सैम्पलिंग भेज दिया है, बस उसका वहाँ से जब रेडी हो जाएगा तो वो आके मंगवा लेना। यह कहकर वह अपना हैंडओवर उसको दे देता है। फिर वह जाने से पहले एक बार उस पेशेंट की तरफ देखता है और कहता है, बाय, टेक केयर। यह कहकर वो वहाँ से निकल आता है। फिर वह अपने कार्ड के थ्रू अपना जो है ड्यूटी लॉग आउट करता है या फिर साइन आउट करता है, और पार्किंग लॉट में आकर डायरेक्ट अपना गाड़ी लेकर अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी कि विंग ने ये भी शर्त रखी थी अपने पेरेंट्स से कि 2 साल तक वह अपार्टमेंट में ही रहेगा, वो घर में नहीं रहेगा, ताकि किसी को पता ना चले कि वह वी चांगसे का ही सन है कह के। अब आगे लगभग 30 मिनट के बाद वो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। यह 3 BHK अपार्टमेंट है, मीन्स 3 रूम BHK अपार्टमेंट है। और वह सीधा वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और अपने कपड़े पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए एक जूस बनाता है और सैंडविच बनाकर खाने लगता है। खाते खाते हुए वह मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। फिर अचानक उसे उसी पेशेंट की याद आती है। तब वो मन में सोचता है, ओफो, क्या हुआ है विंग तुझे, जब से उस पेशेंट को देखा है तूने बस उसी के बारे में सोचता रहता है। यह कहकर वह थोड़ा सा इरिटेट होता है अपने आप से ही, और फिर वह देखता है कि अभी लगभग 10:30 हो चुके हैं सुबह के। वो सोचता है, ओ माय गॉड, मुझे सोना होगा, नहीं तो शाम को उठना मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर वह जल्दी जल्दी बिस्तर में भागता है और आंख बंद करके लेट जाता है, और देखते ही देखते थकान की वजह से वह जल्दी सो भी जाता है। विंग की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन में शायद काफ़ी देर से अलार्म बज रहा था, और शाम के कम से कम 5 बज चुके हैं। तो वह अपने बेड से उठता है और फिर अपने मोबाइल का अलार्म बंद कर देता है। फिर वह सीधा फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वह आता है और फिर किचन में जाके नूडल बनाता है, और फिर कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पी के थोड़ी देर बैठ के फिर वह नूडल खाने लगता है, और साथ ही साथ वह मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसे अचानक लानवांग जी की याद आने लगती है। वो सोचने लगता है कि उसके साथ ये सब किसने किया होगा, कैसे किया होगा। तो फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, और वह जो न्यू सिंह है उसे कॉल करता है। सामने से न्यू सिंह फ़ोन उठा के कहता है, हेलो। तो वी कहता है, नहीं, हमारे जितने भी गुप्तचर हैं
गुप्तचर मीन्स जो स्पाई होते हैं, स्पाई। तो उन्हें काम पे लगा दो। उन्हें कहोगे ये लिंक के जो जंगल है उनमें एक हफ्ते के अंदर अंदर छोटे से छोटा इंसिडेंट भी हुआ हो या कोई एक्सीडेंट या किसी भी तरह की मारपीट, उसके बारे में सबूत इकट्ठा करो और कुछ भी क्लू मिले तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे। न्यू विजन ठीक है यह कह के फ़ोन रख देता है। उसके बाद जब विंग देखता है कि लगभग शाम के 6 बज चुके हैं तो वह उठता है और फिर ड्यूटी के लिए रेडी होना चला जाता है और लगभग 7 बजे के अराउंड वह अपने अपार्टमेंट से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। सेम हॉस्पिटल में आते ही वह दोबारा से मॉर्निंग का हैंडओवर लेता है और चेक करता है कि उसे कौन सा पेशेंट असाइन हुआ है। तो उसे पता चलता है कि उसे आज कोई सिंपल सा मीन्स स्टेबल पेशेंट जिसके ज़्यादा काम नहीं होते वो पेशेंट असाइन हुआ है। तो वह अपना पेशेंट लानवांग जी के साथ एक्सचेंज कर लेता है। लानवांग जी नहीं मीन्स जो जिस स्टाफ के पास लानवांग जी है उसके साथ वो एक्सचेंज कर लेता है। फिर वह उस स्टाफ के पास जाके जो भी मॉर्निंग में हुआ उसका हैंडओवर लेता है। तो उसे हैंडओवर से पता चलता है कि दिन में जो है लानवांग जी को 2 यूनिट ब्लड के चढ़ाए जा चुके हैं मीन्स PRBC। और उसके बाद कुछ एक रेफरेंस करवाने बाकी है। रेफरेंस का मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ हो या वो गिरा हो या कुछ हो तो हमें 3 तरह के डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला है सर्जरी वाले डॉक्टर, दूसरा है ऑर्थो मतलब हड्डियों वाले डॉक्टर और तीसरा है न्यूरो मतलब न्यूरो सर्जन। तो इन तीनों को दिखाना ज़रूरी होता है। हैंडओवर लेने के तुरंत बाद विंग बिना समय गवाए इन तीनों डॉक्टरों को इन्फॉर्म कर देता है कि उनको एक पेशेंट का रेफरेंस करवाना है। सर्जरी वाले डॉक्टर और जो न्यूरो वाले डॉक्टर हैं वो विंग से कह देते हैं कि इन्हें मीन्स सर्जरी और न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी तरफ से क्लियर है सब। ऑर्थो वाले डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो वो लानवांग जी को देख के ही समझ जाते हैं कि उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। तो वह तरह तरह के एक्सरे लिखने का ऑर्डर लिख देता है। फिर विंग वो सभी एक्सरे करवाता है। करवाने के बाद जब वो ऑर्थो वाला डॉक्टर दोबारा से वापस ICU में आता है तो वो चेक करता है कि जो है लानवांग जी के लेफ्ट हैंड को छोड़ के बाकी राइट हैंड और राइट और लेफ्ट लेग तीनों फ्रैक्चर हैं। तो फिर जो है डॉक्टर विंग और वार्ड बॉय की हेल्प से लानवांग जी को प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कि हम POP कहते हैं वो अप्लाई कर देता है ताकि पेशेंट को यदि मूव कराना हो या कुछ कराते रहें उस जो बोन है वो ज़्यादा हिले ना। तभी हम दूसरी जगह में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मैंशन है, उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। एक की उम्र लगभग 50 साल है तो दूसरे की लगभग 30 के अराउंड है। वो दोनों काफ़ी परेशान और दुखी से लग रहे हैं। इतने में एक पर्सन वहाँ एंटर होता है और वह कहता है, सर सेकंड मास्टर का कहीं भी पता नहीं चल रहा। हमने यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक के हर रोड हर जगह छान मारा लेकिन हम उनका पता नहीं लगा पा रहे। यह सुनकर वो जिसकी उम्र लगभग 30 साल है वह चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से यह नहीं सुनना चाहता। मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी देखो, कहीं भी ढूंढो, कहीं भी जाके, ज़रूरत पड़े तो शंघाई क्या पूरे चाइना में ढूंढो, लेकिन मुझे मेरा लानवांग जी यहीं चाहिए। यह कहकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। तो वो बॉडीगार्ड वो करके चला जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे लानवांग जी की फैमिली है, लैन कुरैन और लैन शिचैन। तो अभी लानवांग जी को खोए हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। तो उन्हें पता नहीं कि लानवांग जी कहाँ जा चुका है। एक तरफ विंग ने अपने लोगों को
लानवांग जी यानी कि जो आईसीयू में बेड नंबर 7 पे पेशेंट है अननोन, उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए पूरा अपना एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो वहीं लैन शिचेन ने अपने भाई लानवांग जी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान तक एक करने की कसम खाई हुई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। फिर जैसे ही वो बॉडीगार्ड बाहर चला जाता है, लैन शिचेन एक हारे हुए इंसान की तरह सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ अपने माथे पे रख के ऐसे झुककर वहीं आंसू बहाने लगते हैं। लैन कुरैन ने पहली बार लैन शिचेन को इतना गुस्से में देखा था, क्योंकि लैन शिचेन वह इंसान है जो हर वक्त में मुस्कुराते हैं। मत कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, हर वक्त में वो मुस्कुरा के ही बात करते हैं। लेकिन आज अपने भाई के जाने के गम से वो इतना दुखी मीन्स इतना ज़्यादा सैड हो चुका है कि वो खुद जानता नहीं कि यदि अगर लानवांग जी नहीं मिला तो क्या कर लेगा। लैन शिचेन के पास आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते कहते हैं, शिचेन शांत हो जाओ, हमारा वांग जी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि लानवांग जी जहाँ भी है सेफ होगा। तभी लैन शिचेन कहते हैं, शिफू ये सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं उस दिन उसे अकेला नहीं भेजता वहाँ पे तो आज ये सब नहीं होता। मैं बहुत गंदा हूँ, मैं अपने बेबी ब्रदर का ध्यान नहीं रख पाया। मैं बहुत गंदा ब्रदर हूँ। यह कहकर वह लैन कुरैन के गले लग के रोने लगता है। लैन मेंशन का जो सीन है वो यहीं कट होता है। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल में। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि जो है लैन फैमिली में बस लैन कुरैन, लैन शिचेन और लैन वांगजी ही हैं। क्योंकि जब लैन वांगजी तकरीबन 1 साल के थे और जो लैन शिचेन है वो 6 साल के, तब इनके पेरेंट्स की कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो तब से लैन किरैन ही इन दोनों भाइयों को संभालते आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब लानवांग जी 12th क्लियर कर लेता है तो लैन किरैन और लैन शिचेन उसे जर्मनी भेज देते हैं ताकि वो अपने फर्दर बिजनेस की जो स्टडीज़ है वो वहीं करे। इसीलिए किसी भी लोगों ने लैन ग्रुप के सेकंड हेयर को अभी तक नहीं देखा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो लानवांग जी की उम्र है, इसमें लानवांग जी की उम्र 25 साल है, विंग की 24 और नी हुसैंग वैनकिंग दोनों 24 के हैं। शू यांग और शाओ शिंगचैन वो 25 साल के हैं और जो लैन शिचेन है उनकी उम्र 30 है। तो अब आगे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि विंग दिन भर बहुत बिजी रहता है लानवांग जी के कामों में, कभी ब्लड सैंपलिंग, कभी ये कभी वो। तो अब हम देखते हैं लगभग सुबह हो चुकी है और विंग के ड्यूटी फिनिश होने का टाइम हो चुका है। तो विंग सेम वही काम जल्दबाजी में करता है और फिर मॉर्निंग ड्यूटी वाले को हैंड ओवर दे के निकलने ही वाला होता है। तो वो पीछे की तरफ देखता है और मन में कहता है, बाय, टेक केयर। और ऐसे ही देखते देखते लगभग 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन ना तो विंग को अननोन पर्सन यानी कि लानवांग जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहीं दूसरी तरफ ना लैन शिचेन को लानवांग जी के बारे में ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोनों अपना काम फिर भी जारी रखते हैं और इतने में हम देखते हैं कि लानवांग जी अब आंखें खोलने लग मीन्स अब वो आंखें भी खोल लेता है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वह बातों को समझ लेता है। लेकिन शायद वोकल कॉर्ड यानी कि जो हमारी विंड पाइप, सांस की जो नली होती है, उसमें शायद इंजरी हो जाने की वजह से वो अभी बोल नहीं पा रहा है। तो शायद उसको ठीक होने के लिए हो सकता है 1 महीने, 2 महीने या फिर साल, 2 साल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी उसकी वॉइस जो है आ सकती है। लेकिन वह कुछ पूछने पे जैसे यदि कुछ हाँ या ना का पूछेंगे तो वो पल के झपका कर उसका आंसर कर देता है। इन 1 महीने में लेकिन विंग और लानवांग जी की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई है। विंग उससे हर बात शेयर करता है, वो बात अलग है कि जो है लानवांग जी उसका रिप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी विंग उससे अपनी हर बात शेयर करता है।
और इसी महीने के अंदर जो है लानवांग जी का प्लास्टर वो भी हट चुका है, जिस कारण से अब उसकी जो फिजियोथेरेपी की जो क्लासेस होती है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में जो विंग है वो भी उसको पैसिव एक्सरसाइज यानी कि किसी के असिस्ट के द्वारा एक्सरसाइज यानी कि वो खुद पैसिव एक्सरसाइज वगैरह करवाता है लानवांग जी को। तो हम देखते हैं आज विंग का ऑफ है तो इसलिए वह अपने रूम में सो रहा होता है। इतने में हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि आईसीयू में मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से आई थिंक 2-4 लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो हैं वो आते हैं और वो आकर डॉक्टर से कहते हैं कि जो पेशेंट लानवांग जी है उसका ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि ना उसके रिलेटिव है तो उसका फाइनेंस क्लियर करने के लिए कोई नहीं है, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आधे घंटे का टाइम है, जल्दी रेडी करो बोल कर वो वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत की बात यह थी कि नहीं उसाइंग भी वहाँ पे होता है, तो वह जल्दी जल्दी से वी को कॉल कर देता है और वह उसे सब बता देता है। और जो मैनेजमेंट वालों ने बात बोली थी वो लानवांग जी भी सुन लेता है। तो यह सुन के उसे बहुत दिल में पेन होता है, क्योंकि उसे एक तरह का होप था कि यदि वो इस हॉस्पिटल में रहेगा तो क्या पता फ्यूचर में अपने वो गगा से और अपने शिफू से मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसका होप मानो कहीं टूट सा गया हो। उसे आज अपने पे ऐसे मीन्स अपना जो ये कंडीशन है उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, और यह कहकर यह सोचते ही उसकी आंखों से पानी नहीं, आंसू की बूंद, 2 आंसू की बूंद आंखों से होती नीचे गिरने लगती है। और इतने में डॉक्टर जो है वो लानवांग जी के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रेडी करवा देता है। और वहाँ दूसरी तरफ विंग जैसे ही ये सुनता है वो फटाफट उठता है और सीधा अपने मतलब बिना रेडी हुए वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अपने फादर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पे एक पेशेंट है अननोन नाम से आईसीयू बेड नंबर 7 में, तो वो चाहता है कि वो पेशेंट वहीं रहे। वी चांग से उससे पूछते हैं कि तुम ये क्यों चाहते हो, तो वो कहता है कि फादर मैं बातें बता दूंगा, बस आप उसे अभी कैसे भी करके वहीं रुको। तो फिर वी चांग से ठीक है कह के तुरंत मैनेजर को कॉल करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वार्ड बॉय है और मैनेजर वगैरह वो सब लोग लानवांग जी को मतलब उसकी बेड, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि जो बेड होते हैं वो मूवेबल होते हैं, उनमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो वो उसको आईसीयू के गेट तक ले आए थे। उतने में जो है वी चांग से मैनेजर को कॉल कर लेता है और उससे कहता है कि लानवांग जी को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो भी हमारे हॉस्पिटल में स्कीम है ना कि अंडर बीपीएल बिलो पॉवर्टी के लाइन के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका 80% ट्रीटमेंट फ्री होता है, तो उसको उसी कैटेगरी में रखो और बाकी का जो 20% है वो हमारे डोनेशन बॉक्स से ऐड कर देना। इतना सुनते ही मैनेजर जी सर कहकर फ़ोन काट करता है और उसके बाद वार्ड बॉय को ऑर्डर देता है कि चलो पेशेंट को वापस ले चलो। सर का ऑर्डर है कि पेशेंट को बीपीएल कार्ड के अंडर रख के 20% डोनेशन बॉक्स से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर वो उसे लानवांग जी को दोबारा वही आईसीयू बेड नंबर 7 में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही लानवांग जी ये सुनता है तुरंत वो आंखें खोलता है और फिर वह मन में सोचने लगता है कि वी चांगसे ने उसके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया होगा, क्योंकि वी चांगसे ना कभी हॉस्पिटल आया है और ना ही उसने कभी उसे लानवांग जी के बारे में पता है, तो फिर वो कैसे, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और फिर मन ही मन भगवान को थैंक यू कहता है। और फिर दोबारा उसके मन में एक होप सी जगती है कि शायद क्या पता अब वह अपने गगा और अंकल से मिल सकता है। और वहीं विंग आज इतने स्पीड से गाड़ी चलाता है कि आधे घंटे का रास्ता वो केवल 15 मिनट में ही कंप्लीट करके भागा भागा आता है और सीधा आईसीयू का दरवाज़ा खोल के किसी से बिना बातें करे वह सीधा लानवांग जी के कैबिन में चला जाता है। कैबिन मीन्स जो अपार्टमेंट से बना है उसमें घुस जाता है और फिर जाते ही हाँफने लगता है। थोड़ी देर हाँफने के बाद
जब उसे सांस प्रॉपर आ जाती है तो वह देखता है कि लान वांगजी उसे ही इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रहा होता है। विंग उसके पास जाता है और कहता है, अन्नू तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। मैंने अपने फादर से कह के तुम्हें यहीं पे रहने रखने के लिए बोल दिया है, तो तुम चिंता मत करना, ठीक है? कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मेरे होते तो कुछ भी नहीं। यह कहकर थोड़ी देर वो बैठता है और फिर लानवांग जी के पास में ही पानी रखा होता है, तो पानी का बोतल वो विंग का ही होता है, क्योंकि विंग हमेशा लानवांग जी का ही असाइनमेंट लेता है, तो विंग की कुछ एक चीज़ें हमेशा वहीं रहती हैं। तो वो उस बोतल से पानी लेता है, पीता है, फिर थोड़ी देर वहीं पे सोफे में बैठ जाता है। फिर लानवांग जी मन में सोचता है, विंग ने अपने फादर से कहा तो इसका मतलब क्या विंग वी चांग से का बेटा है। फिर वो दूसरी ही मन सोचते है कि नहीं नहीं, अगर वी चांग से वी का फादर है तो फिर विंग यहाँ पे एक मेल नर्स की ड्यूटी कैसे करेगा। फिर वो सोचता है, फिर वो दोबारा फिर से सोचता है, तो उसे लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि विंग के जो फादर है वो वी चांगसे के वहाँ पे काम करते होने, तो उसने उन्हें कहा कहकर फिर वी चांगसे ने यहाँ पे ऐसा कॉल किया है। ऐसा सोचकर वो स्माइल करते हुए विंग को देखने लगता है। फिर उसका ध्यान विंग के कपड़ों में जाता है, तो देखता है कि बेचारा वी जल्दबाजी के कारण नाइट ड्रेस में, मीन्स विंग के लिए तो नाइट है ना, क्योंकि वो तो नाइट ड्यूटी करके गया था, तो वो बेचारा सो रहा था, तो नाइट ड्रेस में ही आ गया है। उसके नाइट ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं, जिससे कि विंग का जो बॉडी है, अंदर का जो चेस्ट एरिया है, मिल्की मिल्की सा स्किन, वो पूरा विजिबल हो रहा है। लान वांग जी को उसको देखकर तो थोड़ा सा अपने बॉडी में कुछ होने लगता है। वो सोचता है अपने मन में ही, ऐसे में इस कंडीशन में मैं भी क्या मैं ऐसी बातें सोच सकता हूँ। जो सोचकर वो खुद पे ही हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर विंग वहाँ रहने के बाद वो कहता है, लनवांग जी सॉरी मीन्स अननोन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में देखो मैं कैसे भागते भागते आया हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? कल मिलते हैं। यह कहकर वो तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद वो दोबारा से अपने अपार्टमेंट आ जाता है और फिर थोड़ी देर यहीं वहीं चलता है और फिर आके दोबारा सो जाता है। लान वांग जी भी ऐसे ही आंखें बंद कर कर वही भी सपनों की दुनिया में खो जाता है। और फिर अब हम अगले शाम का मीन्स शाम का सीन है, मीन्स सेम वही विंग की नाइट ड्यूटी का। तो विंग जो है नाइट ड्यूटी में होता है और वह लनवांग जी को पैसिव एक्सरसाइज यानी कि अपनी हेल्प से लनवांग जी के जो हाथ वगैरह है उनकी एक्सरसाइज करवा रहा होता है। तो इतने में ने हुई सेंग दौड़ा दौड़ा आता है और वह सीधा आके विंग से कंधे पे अपने हाथ रख देता है। अरे उसको देखकर तो लालवांग जी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से नी हुई सेंग को देखने लगता है और लालवांग जी का मन करता है कि वह एक पंच मार के नी हुई सेंग को वहीं गिरा दे, लेकिन अफसोस बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नी हुई सेंग को घूरने के। तब नी हुई सेंग कहता है विंग से, विंग तुम्हें नहीं लगता कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ या तुम्हारे आसपास होता हूँ तो यह अननोन मुझे ऐसे घूरता है मानो जैसे मुझे अपनी आंखों से ही मार डालेगा। फिर वह कहता है, विंग कहीं ये तुमसे प्यार तो नहीं करता? और हंसने लगता है। विंग भी ये सुन के हंसता है और कहता है, तुम ये छोड़ो और बताओ, क्या कोई न्यूज़ मिला उस चीज़ के बारे में? नहीं, मिसाइन कहता है, नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ी देर वो ऐसे ही बात करते हैं, उसके बाद वो बाहर चला जाता है न्यूसेन। तब लानवांग जी मन में सोचता है विंग किस चीज़ के बारे में पता लगाने के बारे में सोच रहा होगा। फिर वो ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालता और वो भी ऐसे ही बैठा रहता और विंग को घूरने लगता है। और लानवांग जी इसी तरह विंग की पूरी शिफ्ट में उसे देखते देखते ही समय बिता देता है। विंग को भी इस बात का पता है और विंग मन ही मन खुश होता है। अब विंग की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। हैंडओवर देने के बाद वह लानवांग जी के करीब आता है और उसे कहता है, मैं जा रहा हूँ
अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं, कह के वह वहाँ से चला जाता है। अब लनवांग जी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है, बस आंखें बंद करके सो जाता है। और ऐसे देखते ही देखते लगभग 3 महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन ना तो विंग को लनवांग जी की आइडेंटिटी का और ना तो लांची चैन को लनवांग जी के होने का कहीं पता चलता है। फिर भी दोनों पूरी कसर करते रहते हैं लनवांग जी को एक ढूंढने के लिए और दूसरा उसकी आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए। अब देखते हैं कि विंग की डे शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है, तो विंग डे शिफ्ट में आया हुआ है। तो वहाँ पे नी हुसैन आता है और फिर वह उसे सैड न्यूज़ देता है कि अभी तक उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला है, मीन्स इसके अननोन के कुछ भी। विंग कहता है वैसा एक काम करते हैं, कल मेरा ऑफ है तो हम दोनों और साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स लेके हम यिलिंग के जंगलों में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। नहीं हुसैन कहता है ठीक है कल चलते हैं, यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब लानवांग जी को समझ आता है कि विंग जो इतने 2-3 महीने से ढूंढ रहा था वो और कुछ नहीं, लानवांग जी का ही के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा था। यह सोचते ही लानवांग जी के मन प्यार से भर जाता है और वह विंग को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता है। वह मन में सोचता है कि विंग क्या तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। फिर वह विंग को देखने लगता है। विंग को पता नहीं होता है कि लानवांग जी उसे देख रहा है, वो अपने कामों में ही लगा रहता है और इस तरह से आज का दिन भी निकल जाता है और विंग हमेशा की तरह लानवांग जी को बाय अपना ख्याल रखना कहकर चला जाता है। अब देखते हैं कि अगली सुबह का टाइम हो गया है। विंग उठता है 7 बजे के अराउंड और वह न्यू सैंग को कॉल करके दोनों ब्रेकफास्ट करके यिलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो तकरीबन 8 बजे घर से निकले थे तो वो 10 बजे यिलिंग के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा एक भी सुराग नहीं मिलता जिससे कि यह पता चल सके कि अननोन कौन है। वह विंग बहुत हताश हो जाता है, तो वह जाकर रोड साइड पे, मीन्स वो सर्च करते करते बाहर आ चुके थे रोड साइड पे, तो वह एक पत्थर पे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र सामने एक और पहाड़ी पे जाती है जो कि यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है। वो देखता है और फिर वह नी हुसैन से कहता है हुसैन चलो एक बार हम उस पहाड़ी में भी देखते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मानो उस पहाड़ी में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। नी हुसैन कहता है वी ये तो बहुत दूर है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। फिर विंग कहता है नी प्लीज़ एक बार चलो ना। नी हुसैन मान जाता है। फिर वो सभी लोग उस पहाड़ी की तरफ जाते हैं। वो वहाँ पे भी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। तभी एक जो बॉडीगार्ड है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वो नीचे झांक के देखता है कि पहाड़ी से थोड़ा मीन्स थोड़ा ज़्यादा सा ऊपर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक घर है। वो विंग को बताता है सर नीचे शायद एक घर है, क्या पता वहाँ कुछ मिले। फिर वो लोग सभी नीचे जाते हैं। विंग उस घर के नज़दीक जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बूढ़ी सी औरत बाहर आती है और वह कहती है हाँ बेटा क्या हुआ। विंग कहता है ग्रैंडमा यहाँ पे आज से लगभग 3-4 महीने पहले क्या कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट या कुछ हुआ था। तो वो औरत कुछ सोचती है। सॉरी यदि आपको बीच में वीडियो के रिकॉर्डिंग में किसी बच्चे की आऊ की आवाज़ आई तो प्लीज़ माइंड मत करना, वो मेरी बेबी है जो खेल रही है और खेलते समय वो ऐसी ही आवाज़ें निकालती है। तो अब आगे वह बूढ़ी महिला कहती है हाँ आज से लगभग 3 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण गाड़ी जो है नीचे खाई में जा चुकी है। यह कहकर वह उन्हें
हाथ का इशारा करके खाई की तरफ दिखाती है। यह सुनकर विंग बहुत हताश हो जाता है। उसी पल वो औरत कहती है, लेकिन उसमें जो आदमी था उसे शायद भगवान का करिश्मा ही मानो, वह बच चुका है तो वो अभी मेरे साथ ही रह रहा है। तभी विंग कहता है, ग्रैंडमा क्या मैं उसे देख सकता हूँ? लेडी कहती है, हाँ ठीक है, आ जाओ, कह के न्यूसेंग और विंग अंदर चले जाते हैं। तो वह देखते हैं कि बेड में एक पर्सन लेटा हुआ है। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल है और वह देखने से काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। उसके चेहरे में भी बहुत सारे घाव हैं, वैसे ही जैसे कि कभी लानवांग जी के हुआ करते थे। लेकिन लानवांग जी को टाइमली मेडिकल केयर मिल जाने की वजह से उसके घाव अभी पूरी तरीके से भर चुके हैं। लेकिन शायद लगता है इस व्यक्ति को मेडिकल केयर ना मिल पाने की वजह से अभी भी उसके घाव अच्छे से भरे नहीं हैं और उनके जो स्कार्स हैं अभी भी बाकी हैं। फिर विंग उस महिला से कहता है, ग्रैंडमा ये कौन है और कहाँ से आया है? तो ग्रैंडमा कहती है, बेटा ये बोल नहीं सकता, लगता है शायद दुर्घटना की वजह से इसके गले में थोड़ी बहुत चोट आई है, जिस कारण से अभी ये बोल नहीं सकता और फिलहाल चलने फिरने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि मेरे पास मेडिकल केयर के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं इसे ज़्यादा केयर नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये लिख सकता है, इसने कुछ तो लिखा है लेकिन मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। यह कहकर वो जाती है और शुयंग के पास में पड़े टेबल से कुछ पेपर उठा के लाती है। उसमें लिखा होता है, मैं कहाँ हूँ, क्या आपके पास फ़ोन है? और एक और पन्ना जिसमें लिखा था, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? इसी के साथ वहाँ पे आंसू की कुछ बूंदें भी थी। मतलब कि उसे पता चल चुका है कि जो ये औरत है वह पढ़ लिख नहीं सकती, तो इसी दुख से शायद उसकी आंखों से आंसू निकल आए हैं कि शायद वो यहाँ से कभी ना निकल पाए। इतने इतने में ही हम देखते हैं कि जो वो आदमी है उसे होश आने लगा है और वह जैसे ही नी हुसैन और विंग को अपने इतने पास देखता है तो वो एक पल के लिए सहम जाता है। तभी नी हुसैन कहता है, अरे दोस्त, घबराओ नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस ऐसे ही आए थे। फिर विंग उसके करीब जाता है और पूछता है, कौन हो तुम, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या तुम्हारे साथ उस दिन कोई और भी था तुम्हारे एक्सीडेंट के टाइम? इस क्वेश्चन के लिए शुयांग मन में कुछ सोचता है और फिर नहीं के लिए सिर हिलाकर इशारा कर देता है। विंग के चेहरे में फिर से एक मायूसी सी छा जाती है। फिर विंग मन में सोचता है कि अननोन, मैंने आज सोचा था कि मैं आज तुम्हारा सच जान पाऊंगा, लेकिन देखो मेरे हाथ लगा ही तो क्या, दोबारा हार। क्या मैं कभी तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला पाऊंगा या फिर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से अवगत करा पाऊंगा? यह सोचता हुआ विंग शांत हो जाता है। फिर न्यू हुसैन कहता है, अब क्या करें? विंग कहता है, कुछ नहीं, और चलो इसे भी ले चलते हैं हॉस्पिटल में, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। यह कहकर वो शुयांग से, तो जी हाँ वो शुयांग है, शुयांग से कहते हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराने, क्या तुम चलोगे? तो शुयांग सिर हिलाकर हाँ कर देता है और वो आंटी को, उसमें ग्रैंड मदर को बाय करते हुए वहाँ से शुयांग को ले आते हैं और उसे हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम में भर्ती करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें उसके कपड़ों से को देखकर, मीन्स कपड़े साफ तो नहीं था बट फिर भी उसे देख के लग रहा था कि वो अमीर घराने का है ही है, तो उन्होंने उसे वीआईपी रूम में रख दिया। तभी हम देखते हैं शुयांग रूम में आने के बाद मन में सोचता है, क्या मुझे इन्हें वो बात बता देनी चाहिए कि मेरे साथ लनवांग जी भी था? फिर वो दूसरे ही पल सोचता है, नहीं, यदि अगर ये किसी राइवल की चाल हुई तो लनवांग जी की जान खतरे में आ सकती है। फिर वह चुपचाप से बिस्तर में लेट जाता है और इस तरह से उसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे विंग बहुत अच्छे तरीके से करता है।
फिर विंग अपने घर आ जाता है, मीन्स अपार्टमेंट आ जाता है, और वहाँ पे कुछ फ्रूट्स कट करके खा के सो जाता है, क्योंकि अभी लगभग शाम के तो नहीं, रात के 8 बज चुके हैं और उसे कल मॉर्निंग शिफ्ट में भी जाना है, तो वो सो जाता है। और दूसरी तरफ लनवांग जी आज अपने गगा और अंकल, सॉरी, गगा और लैन केरन अंकल को बहुत याद कर रहा होता है, और याद करते करते कब उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं उसे पता नहीं चलता, और इस तरह से वो बेचारा दोबारा सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी है और विंग ड्यूटी पे पहुंच चुका है। वो हैंडओवर ले रहा होता है, मीन्स जो नाइट शिफ्ट के जो टीएल है उससे वो हैंडओवर ले ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है, तो वह देखता है कि लानवांग जी को 2 फिजियोथेरेपिस्ट वॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने उसको साइड से पकड़ा हुआ है, एक एक साइड से, और फिर एक जगह पे खड़े हैं। वो देखता है कि वो दोनों फिजियोथेरेपिस्ट, एक जो कि शुशे है और दूसरा मोशवानु है, दोनों अपनी बात में इतने बिजी है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो है लानवांग जी का पैर किसी चीज़ से टकराकर गिरने ही वाला होता है। वह उतने में विंग दौड़ के जाता है और लानवांग जी को पकड़ लेता है। तो इसमें देखते हैं कि विंग ने जैसे ही देखा कि लानवांग जी गिरने वाला है, उसे तो ऐसा लगा मानो उसकी जैसे सांसों की रफ्तार स्लो हो गई है, और वह जैसे उसके दिल की धड़कन बंद ही हो गई हो। फिर वह चिल्लाकर दोनों फिजियोथेरेपिस्ट से कहता है, यही है तुम्हारा पेशेंट केयर, ऐसे करते हो तुम काम? तुम्हारी बातों की वजह से यदि पेशेंट को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? विंग को इतना गुस्से में देखकर पूरा आईसीयू का स्टाफ दंग रह जाता है, क्योंकि उन्होंने विंग को कभी भी ऐसे लोगों से बातें करते हुए और खासकर चिल्लाते हुए तो कभी भी नहीं देखा था। विंग के फेस पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी, लेकिन आज विंग का ये रूप देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए हैं। तभी मौशान ने कहता है, गिर जाता तो क्या होता, मरता तो नहीं ना? तभी उसके साथ वाला फिजियोथेरेपिस्ट सुशय कहता है, तुम एक नर्स हो, यहाँ अपने आप को क्या आईसीयू के एचओडी मीन्स फ्रेंड्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तो एचओडी समझने लग गए हो क्या? यह कहकर वो विंग को टॉन्ट मारते हैं और कहता है, इस पेशेंट में ऐसा क्या है जो हर बार ड्यूटी में आते ही इसके पास चिपक जाते हो? विंग कहता है, तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं किससे चिपकता हूँ, कुछ भी। तभी एक डॉक्टर जो कि शायद मौशानु का बॉयफ्रेंड है, शाओलिन, वह कहता है, विंग, मुझे लगता है तुम बातों को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना रहे हो, छोटी बात को। विंग लानवांग जी को धीरे से व्हील चेयर पर बिठाता है और फिर उसे उस डॉक्टर के बेहद करीब, मीन्स काफ़ी नज़दीक जाके उसके फेस टू फेस कहता है, अच्छा। और ये कहते ही वह उस डॉक्टर को एक ज़ोर का धक्का देकर बिना उसे टाइम दिए संभलने का उसे नीचे गिरा देता है। फिर विंग कहता है, क्या हुआ, दर्द हुआ? कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है। शाओलिन चिल्ला उठता है, विंग, तुम एक मामूली से नर्स हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? विंग कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है। यह देखकर बाकी स्टाफ की तो हंसी छूट जाती है, क्योंकि बेचारा शाओलिन विंग पे चिल्लाया जा रहा है और विंग उस बात को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। तभी मोशानु कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यह कहकर वह आगे आता है और विंग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तभी विंग उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है, ना, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना इस हॉस्पिटल से ऐसे गायब हो जाओगे जैसे कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, समझे? और यह कहते वक्त विंग का ऑरा एकदम से डार्क हो जाता है, जैसे कोई होता है ना माफिया वाला, सेम वैसा ही, और झटके से मोशानु का हाथ झटक देता है। तभी शुशा कहता है, चलो जो करना है कर लो, अभी करो, हम भी देखते हैं कि तुझ जैसे मामूली सी नर्स क्या कर सकता है। विंग कहता है, सच में? बाद में अपनी बात से मुकरना मत और मुझे रिक्वेस्ट भी मत करना। शाओलिन और मोशानु शुशे एक इकट्ठे हो जाते हैं, मीन्स तीनों एक साथ आ जाते हैं
और फिर कहते हैं अब तो हमें भी देखना है कि तुम जैसा पिद्दी सा नर्स क्या कर सकता है, चलो जल्दी करो। फिर सबसे कहता है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट सभी यहाँ रहेंगे, हम भी देखें कि ये क्या कर सकता है। विंग स्माइल करता है और फिर वह अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल लगाता है और कहता है हेलो फादर, क्या आप आईसीयू में आ सकते हो। वहाँ से कॉल कट हो जाता है। शाओलिन कहता है चलो देख लेते हैं, तुम्हारे फादर को भी बुलाओ। फिर विंग एक और पर्सन को कॉल लगाता है और कहता है मैंने तुम्हें 3 नाम भेजे हैं, अभी के अभी इनका टर्मिनेशन लेटर बना के लाओ और हाँ साथ में मेरा स्टैम्प भी लाना। यह सुनकर सभी लोग विंग को बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं और 5 मिनट के अंदर ही हॉस्पिटल का एमडी यानी कि जो नीमिन जो है वह 3 लेटर्स को लेके आ जाता है और विंग को गुड आफ्टरनून सर कह के एड्रेस करता है और साथ में उसका एक स्टैम्प भी होता है। सभी लोगों को तो शॉक लग जाता है जब नी मिंजे विंग को वो 3 लेटर्स देते हैं और जब उसने उसे गुड आफ्टरनून कह के एड्रेस करा। विंग तीनों लेटर्स को निकालता है, उनमें स्टैम्प लगाता है, फिर अपने साइन करके शाओलिन, शुशे और मोशाने को हाथ में एक एक पकड़ा देता है। इतनी ही देर में आईसीयू का गेट खुलता है और वहाँ से लगभग 10-12 बॉडीगार्ड्स के साथ वी चांग से एंट्री लेते हैं और वह दौड़े दौड़े विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ क्या हुआ। बस इतनी ही सुनने की देर थी कि सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और भाई साहब शाओलिन, शुशे और मोशानु के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो डर से कांपने लगते हैं क्योंकि वी चांग से कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वह चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन में 2nd नंबर पे आते हैं। उनका बेटा विंग है, यह सोच के ही उन्हें अब डर लगने लगता है। विंग अपने फादर से थोड़ा अलग होते हैं, उन्हें बो करते हैं और कहता है फादर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस इन 3 एम्प्लॉयज़ को यहाँ से टर्मिनेट करना चाहता हूँ। वी चांग से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, वैसे भी यह तुम्हारा ही हॉस्पिटल है, तुम्हारा जो मन में है वो करो। विंग उन तीनों को वो टर्मिनेशन लेटर ओपन करने के लिए बोलता है। वो जब ओपन करते हैं तो वहाँ देखते हैं विंग का जो साइन है और जो स्टैम्प है उसमें लिखा होता है CEO वी वुशियन। यह नाम देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर विंग के पैरों में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुशे कहता है प्लीज़ 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 विंग ऐसा मत करो हमारे साथ, मेरे घर में माँ है, मुझे उसकी दवाई के लिए पैसे लाने पड़ते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने भी माफ़ी मांगना था, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो हमें, प्लीज़ सर। शाओलिन तो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग थोड़ा काइंड हार्टेड है तो वो कहता है कि फिर विंग कहता है गलती तो तुमने की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चलो मैं इतना भी दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कंट्री साइड के हॉस्पिटल में कर देता हूँ। यह कहकर वह उन तीनों के नाम पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवा के उनको कंट्री साइड के हॉस्पिटल में भेज देता है। वी चांग से आते हैं, विंग को फोरहेड पर किस करते हैं, फिर नी मंजे के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विंग नी विसेंग के साथ मिलकर रनवांग जी को व्हील चेयर से उठाकर बेड पे रखने वाला होता है। तभी पूरा स्टाफ आकर इंक्लूडिंग डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं सर आप रहने तो हम कर देंगे। विंग उनकी तरफ एक स्माइल करता है और कहता है जब तक मैं इस आईसीयू में हूँ मैं विविशियन नहीं, मैं यहाँ का नर्स विंग हूँ, आप लोगों का कलीग, चलो आप पीछे हटो। यह कहकर वह लनवांग जी को विंग के नी हुसैन के साथ मिलकर धीरे धीरे से बेड पे रख देता है। लनवांग जी को विंग का एक केयर और अपने लिए फ़िक्र देखे अपने दिल में कुछ होने लगता है और अब वह अपने फीलिंग्स को लेकर विंग के लिए कंफर्म हो जाता है कि वह शायद विंग से प्यार करता है। फिर वह मन में सोचता है क्या विंग भी मुझे प्यार करता होगा। फिर वह खुद को ही आंसर देता है वह मुझ से लाचार से कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन उसी वक्त सोचता है लेकिन उसके फेस पे जो टेंशन था मुझे खोने का
वो क्या था? यह कहते हुए वो विंग को देखता है। विंग लानवांग से कहता है, हेलो मिस्टर अननोन, क्या हुआ? कहाँ खो गए? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें ठीक होने में? फिर वो लानवांग जी को बताता है कि जब भी फ्री टाइम हो तो अपने हाथ पैरों की उंगलियों को चलाया करो, जिससे कि मीन्स तुम्हारे जो बॉन्स है और मसल्स है उनकी एक्सरसाइज होती रहे। थोड़ी देर बाद लानवांग जी से बात करने के बाद वह डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि ये अभी भी बोल क्यों नहीं पा रहा। तब डॉक्टर कहते हैं कि शायद उसकी वोकल कॉर्ड में इंजरी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। विंग ठीक है कह के वापस आ जाता है। इस तरह विंग की ड्यूटी फिनिश हो जाती है और वह लानवांग जी को बाय टेक केयर कह के वापस आ जाता है। लानवांग जी हमेशा की तरह विंग के निकलते ही आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे लोगों की बातें सुनाई देती है। कोई कहता है, सोचा नहीं था कि विंग विभीषण है। दूसरा कहता है, भगवान सब कुछ एक ही इंसान को क्यों दे देता है, सुंदरता भी और पैसा भी, और भी कई सारी बातें। इन सब की बातों को लानवांग जी सोते सोते सुनता है और ऐसे ही सुनते सुनते सो जाता है। लान मैंशन में हम देखते हैं लैन चिचेन और लैन किरेन अब बहुत ही दुखी हो चुके हैं। लैन किरेन ने तो जैसे खाना बंद कर दिया है, वो बस एक ही टाइम का खाना खाते हैं, जिसके कारण अब उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। लैन चिचेन बेचारा ऑफिस भी संभाल रहा है और अपने अंकल को भी, साथ ही साथ उसे अपने भाई को को ढूंढने का भी टेंशन है। उन्हें ऐसा लगता है मानो वो हार गए हैं दुनिया से अपने भाई को। और अंदर लैन चिचेन और लैन किरेन दोनों रोने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि लैन हाउस के बाहर भी कोई रो रहा है, और वह कोई और नहीं लैन चिचेन का असिस्टेंट शाओ शिन चैन है। तो इसमें जो शाओ शिन चैन है वो ऑलरेडी शुयांग का हस्बैंड है, तो वो उसी के लिए रो रहा है बाहर। तभी शाओ शिन चैन मन में कहता है, शुयांग तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा। या फिर इतना कहकर वो आंसू बहाने लगता है। ऐसे करते करते और 3 महीने बीत जाते हैं। लगभग अभी 6 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक लानवांग जी और शुयांग का कहीं भी अता पता नहीं चला है। तभी हमें एक बड़े से होटल का एक कमरा दिखाया जाता है। इसमें 2 आदमी बैठे हैं और दोनों लड़कियों से घिरे हुए हैं। तो एक आदमी जिसके हाथ में थोड़ा जला हुआ सा निशान है, वह कहता है, लैन शिचैन बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह इस दुनिया से गायब कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई कि जब मैंने लैनवैंग जी का फ्लैशबैक दिखाया था, तो लैनवैंग जी ने मतलब बेहोश होते होते उस आदमी के हाथ में वो जले हुए निशान देखा था। तो अब आगे दूसरा आदमी कहता है, अब तुमने आगे क्या सोचा है, तुम लान कंपनी के शेयर्स कैसे गिराओगे। यही हाथ में जला हुआ पर्सन कहता है, बस एक बार लान चीचैन या लैन किरैन को लानवांग जी की मिसिंग न्यूज़ डालने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। यह कहकर वह हंसने लगता है और उन्हीं लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं शू यांग इशारा करके एक नर्स से उसका फ़ोन मांगता है। नर्स उसे फ़ोन दे देती है। फिर वह गूगल में जाके, गूगल नहीं मीन्स चाइना में जो भी जिसमें भी सर्च करते हैं वो उसमें सर्च करके लैंड कॉर्पोरेशन के CEO का नंबर सर्च करता है, लेकिन उसे कोई नंबर नहीं मिलता। और नंबर उसे कैसे मिलता भी कैसे, क्योंकि CEO का नंबर कोई आम लोगों के लिए थोड़ी होता है। तो वो फिर से हताश हो जाता है। थोड़ी देर में वह नर्स आती है और शुयांग से फ़ोन लेकर वापस चली जाती है। शुयांग को अपने में बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि उसे लान शिचैन या लान किरैन का नंबर या फिर शाओ शिंगचैन का नंबर क्यों याद नहीं है। यह सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब उसे याद आता है कि शाओ शिंगचैन ने एक बार शुयांग से कहा था, शुयांग तुम मेरा नंबर याद करके रखो, क्या पता कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। यह सोचते हुए शुयांग के मन में एक बहुत दर्द उठता है। और इसी तरह विंग लानवांग जी के पास जाता है और उसे अपने डेली रूटीन की बातें बताने लगता है, जैसे उसने क्या किया, क्या खाया, सब कुछ। और लानवांग जी भी उसकी बात को ऐसे सुन रहा हो मानो जैसे कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।
इतने में विंग को वी चांगसे का कॉल आता है, मतलब उसके फादर का कॉल आता है। वो कहते हैं मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए तुम मेरी जगह लांस के साथ मीटिंग करो, लैंसी चैन के साथ। विंग ओके बाबा बोलता है। फिर वो लानवांग जी को बाय टेक केयर कह के ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिनट में वह ऑफिस में पहुंच जाता है और कपड़े चेंज करके, मीन्स वो इतना बड़ा, उनका इतना बड़ा कंपनी है तो उनके लिए ऑफिस में ही मीन्स एक सेपरेट रूम होता है जिसमें उनके सारे जो भी पर्सनल नीड्स के कपड़े होते हैं या फिर सोने पीने का सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो कपड़े चेंज करता है, फिर अपने ऑफिस में पहुँच जाता है। तो वो देखता है कि अभी जो है लायंस के सीईओ नहीं आए हैं, तो वह खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगता है और नी हुसैन भी वहीं पे होता है साथ में। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है और लैन शिचैन एंट्री करते हैं। विंग बिना देखे ही कह देता है मिस्टर लैन बैठ जाइए। लैन शिचैन बैठ जाते हैं। तब विंग पीछे मुड़ता है और जैसे ही लैन शिचैन को दिखता है वो एकदम से सकबका आ जाता है, क्योंकि उसे लैन शिचैन का काफ़ी शक्ल जो फेस है काफ़ी हद तक अननोन से मिलता जुलता लगता है। लेकिन वह अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाता और वह अपने जो मीटिंग्स है, मीटिंग के बारे में जो भी डिस्कस करना है वो करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद वो मीटिंग फिनिश होती है। फिर वह फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद लैन शिचैन जैसे ही जाने वाला होता है तो विंग उसे कहता है मिस्टर लान, आपसे एक बात करना था, क्या आप ज़रा बैठ सकते हैं। लैन शिचैन और शाओ शिनचैन बिना कुछ बोले आके बैठ जाते हैं। 5 मिनट तक शिचैन ऐसे ही बैठा रहता है। फिर वह विंग की तरफ देखता है। विंग अपना गला साफ करते हुए कहता है क्या 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 आपका कोई छोटा भाई है। लैन शिचैन हाँ कहते हैं और वो कहते हैं कि लनवांग जी। तो विंग कहता है तो क्या मैं जान सकता हूँ वो अभी कहाँ है। लैन शिचैन विंग को बताता है कि वो जर्मन से ही काम करता है। फिर वो पूछते हैं कि वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है नहीं बस मैं तो ऐसे ही। फिर वो लैन शिचैन को थैंक यू कह के कहता है कि अब आप जा सकते हैं। लैन शिचैन जाने ही वाला होता है, तभी न्यू सेंग वी से कहता है वी, इसकी शक्ल तो सेम हमारे उस अननोन से मिलती है ना। सेम शक्ल है, बस ये कि हाँ ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा रूड लग रहा है उस अननोन के कंपैरिजन में। विंग कहता है हाँ तभी तो मैंने इससे पूछा था। लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता। लैन शिचैन ने जैसे ही सुना कि इसके जैसा तो वो दौड़े दौड़े पीछे आता और कहता है मिस्टर वी, आप किसके बारे में बात कर रहे थे, कौन है वो, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। लैन शिचैन ने इतनी सब बातें कुछ ही सेकेंड्स में बोल डाली। विंग लैन शिचैन के फेस पे एक डर, एक खुशी और एक उत्सुकता वाले भाव नोटिस करता है। तभी वह लैन शिचैन से कहता है ऑल राइट मिस्टर लैन, शांत हो जाइए, फिर हम चलते हैं। तभी न्यू सेंग विंग को ऐसे एक्सप्रेशन देता हो मानो कि कह रहा हो ये क्या था, अभी से क्या हो गया, ऐसे वाले एक्सप्रेशंस। फिर थोड़ी देर वो लैन शिचैन को पानी पिलाते हैं और उसके 10-15 मिनट बाद वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन विंग रास्ते में लैन शिचैन को बोलता है कि अपने बॉडीगार्ड्स को हमारे साथ चलने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दूसरे अलग रास्ते से आने के लिए बोलो, ताकि हमको आपको या फिर जिसे हम मिलने जा रहे हैं उसे कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और कोई बहुत बड़ा आदमी ही इसके पीछे है। फिर लैन शिचैन घबराते घबराते विंग से पूछते हैं वैसे उस व्यक्ति को जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसे हुआ क्या था, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। तो विंग उसे बताता है कि वो आदमी विंग की जब नाइट शिफ्ट थी तब आया था। तब तक उस आदमी की जो सांसें हैं वो लगभग थम चुकी थी और लगातार 3 घंटे तक मेडिसिन और सीपीआर मीन्स कंप्रेशन देकर ही उसे ज़िंदा किया गया। यह सुन के अचानक लन शिचैन की आंखों से आंसू निकलने लगता है और फिर विंग कहता है सलान आप ठीक हो, नहीं तो हम कल मिलने चलते हैं। लन शिचैन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो आदमी किसे और कहाँ मिला था।
और क्या उसके साथ एक और पर्सन था जो सेम उसके हाइट का हो, बस हल्का सा उसका जो उस आदमी से थोड़ा सा कलर फेड है, मीन्स कम हो। और हाँ, एक और बात, उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली नहीं हो, मीन्स टूटी हुई हो। यह सुनते ही नी हुसैन को कुछ याद आता है और वह कहता है, विंग, ये तो वही इंसान है शायद जिसे हम उस ओल्ड लेडी के घर से लाए थे, और सेम अननोन की तरह वह भी चल और बोल नहीं सकता। विंग कहता है, नहीं हुसैन, लेकिन उसने तो लिखा था कि उस लिखा नहीं, मीन्स उसने तो इशारा किया था कि उसके साथ कोई और नहीं था। लन चैन का दिल अब जोरों से धड़कने लगा है। उसका ध्यान नी हुसैन और विंग की बातों पर बिल्कुल भी नहीं है। वह विंग से कहता है, मिस्टर वी, क्या मैं उन दोनों से मिल सकता हूँ प्लीज़? यह कहते हुए लेंसी चैन विंग से हाथ जोड़ता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर विंग लेंसी चैन के हाथ को पकड़ता है, उसे नीचे करके कहता है, प्लीज़ मिस्टर लान, आप हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। इतने में नी हुसैन देखता है कि शाओ शिंग चैन के भी आंखों में आंसू है। तो वो सोचता है, हाँ माना, अननोन की स्टोरी थोड़ी इमोशनल है, लेकिन इतना भी नहीं कि सुनते ही रोना आ जाए। यह कहकर वह फिर आगे देखने लगता है। चारों लोग एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और वहाँ से लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और उन्हीं के साथ मीन्स जो बॉडीगार्ड दूसरे रास्ते से आए थे वो भी पहुँच जाते हैं। फिर विंग उन्हें डायरेक्ट वीआईपी एलिवेटर में ले जाता है और वहाँ से जो एलिवेटर डायरेक्ट आईसीयू में खुलता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग आईसीयू में पहुँचते हैं तो वहाँ के स्टाफ, डॉक्टर, सभी लोग लैन शेचन को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह लैन जो ग्रुप है उनका फर्स्ट हायर है। सभी लोग वो करते हैं, लेकिन लैन शेचन किसी को ध्यान नहीं देता, वो सीधा विंग के साथ चलने लगता है। और लैन शेचन जैसे जैसे अंदर जाता है उसके दिल की धड़कन और बढ़ने लगती है और वह बस मन में यही प्रार्थना करता है कि प्लीज़ लांजाम, तुम सही हो। मैं भगवान से यही गुजारिश करता हूँ कि अभी जिसे मैं देखने जा रहा हूँ वह तुम ही हो। फिर विंग लैंसचैन को डायरेक्ट आईसीयू बेड नंबर 7 की तरफ ले जाने लगता है और उस दरवाजे के बाहर खड़े होके थोड़ी देर रुकता है और दरवाज़ा खोल के अंदर बढ़ जाता है। लन वांग जी को विंग के आने की आड़ से ही पता चल गया था कि विंग आया है, तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। तो वो देखता है कि सामने विंग उसे बहुत ही प्यार से देख रहा है। विंग लन वांग जी भी उसे स्माइल करके देखता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लान, अंदर आइए। लन वांग जी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। वो थोड़ा ही कुछ प्रोसेस कर पाता। तभी वो देखता है लैंसी चैन विंग के पीछे से आगे आते हैं, जिसे देखकर लन वांग जी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और शिचैन भी सेम वैसे ही उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगता है और शिचैन दौड़ के जाता है और लन वांग जी को गले लगा लेता है और वह कई बार लन वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है। फिर कहता है, अजान, मैंने और शिफ ने तुम्हें बहुत याद किया, कहाँ चले गए थे मेरे भाई तुम, क्या हुआ था? ये सब करता है, कहता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो नी सेंग है वो शाओ शिंगचैन को शुयांग के जो रूम है, वीआईपी रूम, वहाँ पे ले जा रहा है। वो दरवाज़ा नॉक करता है और फिर अंदर चला जाता है। तो नी हुसैन और शाओ शिंगचैन अंदर चले जाते हैं। तो शाओ शिंगचैन देखता है कि शुयांग लेटा हुआ है। वो कुछ बिना बोले ही सीधा दौड़ के शाओ चैन के ऊपर कूद जाता है और रोने लगता है। शाओ चैन का शुयांग के ऊपर कूदने की वजह से उसे एक मुक्का लग जाता है, जिसकी वजह से शुयांग के दर्द से आवाज़ निकल पड़ती है और कहता है, शाओ शिंगचैन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तभी नी हुसैन मन में सोचता है, जो काम मेडिकल साइंस ना कर पाया वो काम शाओ शिंगचैन के एक मुक्के ने कर दिखाया। यह सोचकर वो खुद ही हंसने लगता है। शाओ शिंगचैन शुयांग से कहता है, चुप हो जाओ, मरने की बात की तो मैं चला जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैं पहले से कितना परेशान हूँ तुम्हें लेकर, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो।
फिर शुयांग उसे प्यार से देखने लगता है। युसैंग उनको प्राइवेसी देते हुए रूम के बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं लन वांगजी और लन शिचेन भी गले मिल रहे हैं। लन वांगजी और लन शिचेन कंटिन्यू होते हैं। फिर जो है लन शिचेन लन वांगजी को काफ़ी कस के हक कर रहा होता है, तो लन वांगजी भी धीरे धीरे उसे हक करने लगता है और वो अपने हाथों पे जोर डाल के आखिरकार लन शिचेन को हक करता है। फिर लन शिचेन उसे बताते हैं कि अंकल की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है तुम्हारे जाने के बाद से। इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और साथ ही साथ लन वांगजी का हाथ उठता देखकर भी वो खुश होता है और फिर दोनों भाइयों को वो भी प्यार भरी नज़रों से देखकर बाहर आ जाता है। आने वाला होता है तब लन वांगजी कहता है वी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है अन्नू तुम बोल सकते हो, लेकिन कब से? यह कहकर वह लन वांगजी और लन शिचेन के करीब जाता है। फिर लन शिचेन हक ब्रेक करते हैं और फिर पीछे मुड़ के आंसू भरे आंखों से विंग को कहते हैं मिस्टर वी, मैं आपका एहसान कैसे अदा करूं? यदि आप नहीं होते तो मेरे भाई का क्या होता, मेरे और फिर मेरे अंकल का क्या होता? विंग कहता है मिस्टर लान, आप मेरी जगह यदि कोई और होता तो वो भी यही करता। तब लन शिचेन कहते हैं मास्टर वी, सब लोग वैसे नहीं होते जैसे कि आप सोचते हैं। फिर लन शिचेन विंग सोफे पे बैठते हैं और लन शिचेन पूछता है अजान क्या हुआ था उस दिन? लान जान कुछ बोलने ही वाला होता है तभी विंग कहता है मिस्टर लान, मुझे लगता है हमें प्राइवेट रूम में जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी की हम पे नज़र हो। तो लन शिचेन भी मान जाते हैं। तब वह लन वांगजी को लेकर बाहर आते हैं, मीन्स व्हील चेयर में लेकर। तब विंग काउंटर पे जाके डॉक्टर से कहता है कि लन वांगजी अब से वीआईपी रूम में रहेगा। यह कहकर वह और लन शिचेन लन वांगजी को लेकर निकलने वाले थे, तभी वार्ड बॉय आता है, कहता है सर मैं ले चलता हूँ। विंग स्माइल करके कहता है नहीं तुम अपना काम करो, मैं लेके चलता हूँ। यह कहकर वो निकल पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में वो एक वीआईपी रूम में पहुंच जाते हैं और वह ने हुसैन को कॉल करके शुयांग और शाओ शिनचैन को भी वहाँ पे बुलाने के लिए कहता है। इतने में शिचैन भी अंकल को कॉल करके बुला लेते हैं। अभी उस रूम में शुयांग, नी हुसैन, शाओ शिनचैन, लन शिचैन, बीइंग और लन वांगजी है। तब लन वांगजी से लन शिचैन कहते हैं आजान अब बताओ क्या हुआ था? तो लन वांगजी बताता है वही सेम जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। वो कहता है कि लेकिन उसे बेहोशी के बाद क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये कुछ याद नहीं है। फिर विंग कहता है अननोन मीन्स लन वांगजी, क्या तुम्हें याद है कि ऐसा कुछ निशानी उस आदमी का कुछ भी? तो लन वांगजी कुछ याद करने की कोशिश करता है और अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाता है। तो उसे याद आता है कि जब वो बेहोश हो रहा था तब उसने शायद उसके लेफ्ट हैंड में एक जलने का स्कार देखा था। तो वो कहता है गागा शायद उसके लेफ्ट हैंड में जलने का स्कार था। यह सुनते ही लन शिचैन बोलता है वेंचाओ और वो अपने हाथ की मुट्ठियाँ टाइट करने लगता है। इसी बीच नी हुसैन बोल पड़ता है अन्नू तुम्हें किसने मारा? सभी लोग नी हुसैन को देखते हैं। तब नी हुसैन बताता है कि शुयांग तो तब बोलने लग पड़ा जब शाओ शिनचैन ने गलती से उसे एक घुसा मार दिया था। जो सुनते ही सभी लोग हंसते हैं। तो लन वांगजी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हर रोज़ मेडिटेशन किया करता था, इसीलिए शायद उसकी आवाज़ आई है। फिर विंग कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट प्रूफ कहाँ से लाएंगे? तभी नी हुसैन को कुछ याद आता है और वो अचानक से पूछता है लन वांगजी से तुमने कौन सी जगह बताई थी अभी जहाँ तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था? तो शुयांग और लन वांगजी बताते हैं कि यिलिंग से आधे घंटे के डिस्टेंस में और एयरपोर्ट के 1 घंटे के डिस्टेंस में जो रोड है वहीं पे। नी हुसैन कहता है तभी नी हुसैन विंग से कहता है विंग मुझे ऐसा लगता है उस जगह के आसपास हमारी पुरानी अबंडेंट
हुई ज़मीन है और वहाँ पर कई सालों पहले इलीगल काम होते थे, जिस कारण से एक दो बार हम लोगों को पुलिस के चक्कर भी काटने पड़े थे और बड़ी मुश्किल से हमने वो मैटर सॉल्व किया था। तभी न्यू हुसैन कहता है, अरे विंग, तुम्हें याद नहीं है कि इसके लिए हमने अंकल यानी कि तुम्हारे पापा से भी हेल्प ली थी, तब तुम अमेरिका में थे। विंग कहता है, हाँ मुझे याद है, तो लेकिन उसका इन सब से क्या। फिर न्यू हुसैन कहता है, अरे पूरी बात तो सुनो। तो उस टाइम भैया ने इन इलीगल मैटर से बचने के लिए उस जगह काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, और जिनमें से आई थिंक 3 कैमरास तो रोड साइड में ही हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, और उन्हें इस तरह से फिट किया है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई कैमरा फिक्स है। फिर विंग कहता है, ग्रेट होइसंग, या कहकर वो न्यू हुसैन के गले लगता है, जिसको देखकर लनवांग जी की को इतनी जलन होती है कि उसका दोबारा वही मन करता है कि वह न्यू हुसैन को मार दे, लेकिन बेचारा फिर कुछ भी नहीं बोल पाता, बस न्यू हुसैन को घूरने लगता है। हुसैन देख लेता है कि लानवांग जी उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहा है। तब न्यू हुसैन कहता है, लो रख लो इसे, यह कहकर वो विंग को लानवांग जी के पास धक्का दे देता है और कहता है, मैंने इसे टच नहीं किया था, इसने मुझे टच किया है, और तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे अभी कभी खा जाओगे मुझे। बेचारा विंग धक्का इतना मीन्स इतने सडन मिला था कि वह सीधा जाकर लानवांग जी के गोद में जा गिरता है और दोनों की नज़रें मिलती है। एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंख में खो जाते हैं। फिर शिचैन का ऐसा करते आवाज़ निकालते हैं। फिर दोनों होश में आते, तब बेचारा विंग शर्माते शर्माते उठता है और कहता है, हिसंग वो छोड़ो, तुम बताओ कि उस वहाँ के सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस कहाँ है। हिसंग कहते हैं, अरे मेरे पास तो है वो, यह कहकर वो अपना मोबाइल निकालता है और फिर मोबाइल को जो वहाँ पे रूम में बड़ा स्क्रीन टीवी का जो स्क्रीन लगा था उससे कनेक्ट करता है। फिर वह लानवांग जी से उस दिन का डेट और टाइमिंग सब पूछ लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वह सर्च करने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रीन में टोटल 12 सॉरी टीवी में टोटल 12 स्क्रीन हैं, जिनमें से 3 रोड साइड के हैं, वो भी अलग अलग एंगल से, मतलब एक तरफ से एक कैमरे में गाड़ियों के आने वाला रिकॉर्ड हो रहा है और एक तरफ से दूसरे ऑपोजिट साइड का, और जो तीसरे वाला कैमरा है उससे हम रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं, आने और जाने दोनों का। भी हम एक कैमरे में देखते हैं कि लानवांग जी और शुयांग की गाड़ी जा रही है और एक ट्रक नॉर्मल से उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से, काफ़ी स्पीड से आ रहा होता है, और वह अचानक लानवांग जी नज़दीक पहुंचने पे सीधा टर्न लेके लानवांग जी के गाड़ी को इतनी ज़ोर से टक्कर मारता है कि सेम वही वो बार राउंड लेते हुए उनकी जो गाड़ी है वो बस से टकरा जाती है, सेम वैसे जैसे कि लानवांग जी ने पहले देखा था। अब हम तीसरे स्क्रीन में देखते हैं कि किसी पेड़ के साथ में कैमरा लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी वहाँ पे आके रुकती है, जिसमें से एक पर्सन निकलता है जिसने फेस में मास्क पहना हुआ है, और वो नज़दीक आके लानवांग जी को थोड़ी देर देखता है। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाके अपने फादर से कुछ बातें करता है, तो उसके फादर को थोड़ा विश्वास नहीं होता, तो वो वीडियो कॉल करता है। तो हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल में और कोई नहीं, वेन रूहान है, और उसकी आवाज़ भी प्रॉपर सुनाई दे रही है। वो कह रहा होता है कि इसे मार दो, और इसके जो कोई भी इसके शरीर में किसी भी तरह के आइडेंटिटी के मटेरियल नहीं होना चाहिए, चाहे फ़ोन या कुछ भी, जिससे कि पता चले कि यह लानवांग जी है। फिर वह अपने फादर को ठीक है पिताजी कह के अपने लोगों को इशारा करता है। उसे इशारे करते टाइम लानवांग जी बंद होती आंखों से उसके हाथ में जो है वह जला हुआ निशान देख लेता है, और उसके बाद सेम वही होता है कि शुयांग को उसके गाड़ी के साथ नीचे धक्का दे देते हैं खाई में, और फिर लानवांग जी को उठाकर जैसे ही वो ले जा रहे होते हैं, तब तक लानवांग जी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है। फिर चाओ गाड़ी में चढ़ने से पहले अपना जो मुंह पे फेस मास्क था वो निकाल लेता है, और फिर पता नहीं पेड़ की तरफ मुड़ के शायद वो ये देखना चाहते थे कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, तो वो वही कंफर्म कर रहा था। ये सब वो देखते हैं।
यह देखकर शिचैन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो राइवल कंपनी है वो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन वैन कंपनी उनसे इतना नफरत करेगी ये उन्हें मालूम नहीं था। फिर लैन शिचैन यह वीडियो देखकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं और वो लान वांगजी और शू यांग को दोबारा गले लगाते हैं और दोनों के माथे पर मीन्स फोरहेड पर किस करते हैं और फिर नी हुई सेंग और विंग का धन्यवाद करते हैं। नी हुई सेंग ने तीनों सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी। इतने में जो है अंकल गिरेन भी आ जाते हैं वहाँ पे और वो अपने साथ पुलिस को भी लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि पक्का कुछ ना कुछ इन्हें पता चलेगा बोल के। फिर जो है शिचैन पुलिस को और अंकल किरण को ये सब बता देते हैं। अंकल किरण का गुस्से का पारा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो तुरंत ऑर्डर देते हैं पुलिस को, अभी जाके वैन रूहान को और उसके बेटे को अरेस्ट करो, अभी तुरंत। इतना कहते ही पुलिस वहाँ से जी सर कह के निकलता है और उसके साथ 2 गाड़ियाँ और पुलिस की निकलती है और वो डायरेक्ट वैन कंपनी में पहुँच जाती है। और इस तरफ लैन शिचैन अर्जेंट में जो न्यूज़ वालों की है कॉन्फ्रेंस रखते हैं उसी हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो वहाँ पे चाइना के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, तो जिसको कि लैन शिचैन सब बताता है कि जो उनका भाई लैन वांगजी है उसके साथ कैसे वैन कंपनी के सीईओ और उसके जो डायरेक्टर है उसने ऐसे ऐसे मीन्स कैसे हमला किया, तो ये सब वो प्रूफ भी दे देता है। तो रातों रात जो उनका जो ये मैटर है वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोरता है और जो है इस सबूत की वजह से कंपनी काफ़ी नीचे गिर जाती है और वैन चाओ और वैन रूहान को अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पे कई ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं। उनकी कंपनी एक दिन में ही शेयर्स डाउन होने की वजह से बैंकरप्ट हो जाती है। इसी बीच लैन शिचैन लैन किरण को बता देते हैं कि विंग की वजह से ही लैन वांगजी बच पाया है और वो शायद लैन वांगजी ने लैन शिचैन और लैन किरण को वो 1 मंथ के बाद जो हुआ था इंसिडेंट जिसमें उसको निकालने वाले थे तो वो वाला भी बता देता है। यह सुनकर लैन किरण विंग के पास जाते हैं, उसके सर पे हाथ फैलाते हैं और उसे कहते हैं धन्यवाद बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। तब नी हुई सेंग विंग के कानों के पास आके कहता है, अरे बता देना कि तेरी खुशी तो उनका ही छोटा नेफ्यू है। वैसे तो ये नी हुई सेंग ने ये बात काफ़ी धीमी कही थी, लेकिन जो है लैन वांगजी उसी के पीछे होता है तो वह ये बात सुन लेता है और वह स्माइल करता है। विंग कहता है, अंकल ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब ठीक है, इतना कहता है। विंग के लिए लैन वांगजी का इतना प्यार प्यार तो नहीं मतलब केयर वगैरह देख के लैन शिचैन और लैन किरण वैसे समझ गए थे कि शायद विंग लैन वांगजी से प्यार करता है और लैन वांगजी को भी देखकर उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वी चांगसे और कांगसे सरंग को भी अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। अब हम देखते हैं कि उस दुर्घटना को हुए लगभग महीने गुजर चुके हैं और लान वांगजी भी अपने घर जा चुका है मीन्स मैंशन में। आज देखते हैं विंग अपने ड्यूटी में है और उससे सीनियर एक मेल नर्स है जिसका नाम है सोंगलान, तो उसके ड्यूटी में होने की वजह से विंग आज नॉर्मल स्टाफ नर्स है। तो लेकिन हम देखते हैं कि वार्ड में मीन्स आईसीयू में कोई भी पेशेंट नहीं है। तभी विंग कुछ सोचते हुए कुछ काम कर रहा होता है, शायद फाइलों में का कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोंगलान उसके पास आता है और कहता है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग का ध्यान कहीं और होता है तो वो क्या लेता है, कहता है क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो देखता है तो वहाँ पे सोंगलान होता है। सोंगलान कहता है हाँ विंग, हाँ विंग, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैंने उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए वही प्यार देखा है जो मैं तुम्हारी आंख में देख पा रहा हूँ। इतने में ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि एक हार्ट का पेशेंट है, तो इमरजेंसी बेड रेडी करो, बेड नंबर 7। सोंगलान विंग से कहता है, विंग तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं है तो जाओ और वार्ड बॉय को कह के बेड नंबर 7 रेडी करो और फाइल्स की तैयारी करो। ठीक है सोंगलान कह के जाता है और फिर मन में सोचता है, मेरे पास क्या, पूरे आईसीयू में एक भी पेशेंट नहीं है। यह कहकर वह काम करने लगता है। लगभग 10 मिनट में
आईसीयू का गेट खुलता है और एक ईआर स्टाफ मतलब इमरजेंसी का जो स्टाफ है वो बेड में एक पेशेंट को अंदर लेके आता है। और हैरानी वाली बात ये थी कि उस पेशेंट ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था। तब वह डायरेक्ट पेशेंट को आईसीयू बेड नंबर 7 में ले जाता है और फिर विंग को वहाँ अपने पास बुलाता है। फिर वह नर्स विंग से कहता है विंग कहता है उस नर्स को कि पेशेंट का हैंड ओवर दो। तो वह नर्स कहती है कि पेशेंट अपना हैंड ओवर खुद देगा। विंग कन्फ्यूजन भरे फेस को लेकर उस नर्स को कन्फ्यूजन भरे नज़रों से उस नर्स को देखता है। तभी उसे फील होता है कि वो पेशेंट जो बेड पे लेटा हुआ है उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया है और अपने फेस से वह मास्क निकालता है और फिर बेड से नीचे उतरकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। विंग जब देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मीन्स वो हैरान सा हो जाता है क्योंकि वह और कोई लानवांग जी है। तब वह एक रिंग निकाल कर विंग से कहता है, विंग विल यू मैरी मी। यह सुनकर विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। फिर वह उसी आंसू भरे आंखों से स्माइल करता हुआ लानवांग जी को सर हिला के हाँ कहता है और फिर लानवांग जी उसे अपनी वही जो रिंग वो लाया था वो उसे पहना देता है। फिर लानवांग जी अपने जगह पे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि बाहर पूरी लान फैमिली है और वी फैमिली जिसके साथ नी हुई शाओ शिंग चैन शू यांग सब लोग वहीं पे है। फिर विंग अपने पॉकेट में कुछ ढूंढता है और वह भी सेम वैसी ही एक रिंग निकालता है और लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी ये देख कर हैरान हो जाता है लेकिन उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट सी स्माइल भी है। फिर वह उस रिंग को पहन लेता है। दोनों एक दूसरे को मिलके गले लगते हैं। इसके बाद जो विंग है वो लानवांग जी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, मतलब वो कैसे अपने पैरों में चल पा रहा है। तो लानवांग जी उसे बताता है कि यहाँ से जाने के बाद ही अंकल ने उसे जर्मनी में भेज दिया था क्योंकि जर्मनी में बहुत ही बेस्ट ऑर्थोपेडिक है। तो उसकी वजह से जो लानवांग जी है विंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और 1 मंथ उसने वहीं पे गुजारे और उसी के दौरान उसका पैर जो कि है ठीक हो पाया है। यह सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है। लानवांग जी विंग से कहता है वह तो विंग को सरप्राइज़ देना चाहता था लेकिन विंग ने तो खुद उसे रिंग दिखाकर मीन्स लानवांग जी को रिंग पहनाकर उसे ही सरप्राइज़ कर दिया। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 1 महीने पहले जब लानवांग जी हॉस्पिटल से चला गया था तो विंग अपने घर वापस जा रहा होता है। तो कांगसी सरन उसे कॉल करके कहती है, बेटा मुझे कहीं फंक्शन में जाना है तो मैंने तुम्हें एक पिक सेंड की है नेकलेस की, तो प्लीज़ आते हुए मॉल से वो नेकलेस लेके आना। विंग ठीक है माँ कह के मॉल में जाता है। वह नेकलेस कलेक्ट करता है। फिर लौट रहा होता है तभी उसे एक सुंदर सी रिंग पे उसकी नज़र जाती है और वह रिंग देखते ही उसे लानवांग जी की याद आती है। फिर वह बिना सोचे ही उस रिंग को ले लेता है। जैसे ही रिंग उसके हाथों में आती है तो वो सोचता है, लानवांग जी मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कभी बता पाऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, परंतु यदि कभी मौका मिले तो मैं यह चाहूँगा कि तुम ही मेरे पार्टनर बनो। ऐसा सोचकर वो एक स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। अब हम देखते हैं कि 1 हफ्ते का समय निकल चुका है और विंग और यह एक मीन्स मैरिज हॉल है। उसमें हमें देखते हैं कि पोडियम में 3 कपल बैठे हुए हैं, विंग और लानवांग जी, जी चैन और नी हुसैन, यांग और शाओ शिंग चैन, जो कि शाओ शिंग चैन की ही जिद थी कि वो दोबारा से शादी करना चाहता है। बाकी नी हुसैन उसने तो लांची चैन को खुद ही प्रपोज कर लिया था और लांची चैन ने भी उसे हाँ कह दिया था। अब आगे तभी हमें सुनाई देता है प्रिस्ट कहते हैं अपने अपने पार्टनर को किस करके शादी लॉक करो। फिर लानवांग जी धीरे से विंग की तरफ झुककर उसे लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है। पैंग भी चाओ शिंग चैन के माथे पर किस करता है, परंतु नी हुसैन वो तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता और लांची चैन को अपनी तरफ खींचकर एक रोमांटिक सा किस करता है और यह देख के सभी लोग हंसने लग जाते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर प्रिस्ट कहता है कि अब आप सब हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। लैन कुरैन, वी चांगसे और कांगसे सरन, इनके साथ साथ वी यिंग, लानवांग जी, लैन सी चैन, नी हुसैन, शू यांग, शाओ शिंग चैन
सभी बहुत खुश होते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह फ़ैन फ़िक्शन यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये फ़ैन फ़िक्शन? अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय।